नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एचआरएम के यूनिट 16 के पार्ट बी को। 16 का पार्ट बी है दोस्तों, 15 का पार्ट ए था, 16 का पार्ट बी है जो कि बेस्ड है इंडस्ट्रियल रिलेशन पार्ट बी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं अपने यूनियन मूवमेंट का। दोस्तों, बताया जा रहा है कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि इससे पहले कि भारत अपना स्वतंत्र होता, इंडिया इंडिपेंडेंस गेन करता ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल से, तो बहुत सारे इंडस्ट्री में जो वर्कर थे वो अनहैप्पी थे, वो खुशी नहीं थे दोस्तों। जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा था अपने एम्प्लॉय के द्वारा, उनको लग रहा था कि उनका एडवांटेज लिया जा रहा है और उनको अपने काम के लिए इनफ पेमेंट नहीं मिल रहा है। जिस कारण से दोस्तों उन्होंने ग्रुप बनाया जिसका नाम था ट्रेड यूनियन, ताकि वो बार्गेन कर सके अपने एम्प्लॉयर के साथ बेटर वेजेस के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए और दूसरे बेनिफिट्स के लिए। जैसे इमेजिन कीजिए, एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर है जिनको फोर्स किया जा रहा है कि वो लंबे समय तक काम करें अनसेफ कंडीशन में, और उनको अपना लेबर के लिए पे नहीं किया जा रहा है इनफ। तो उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि चलो एक साथ आते हैं और एक ट्रेड यूनियन को फॉर्म करते हैं, ताकि बेटर वेज को डिमांड कर सकें और बेटर वर्किंग कंडीशन को डिमांड कर सकें अपने एम्प्लॉयर से। दोस्तों, फिर बताया जा रहा है कि जो पहला ट्रेड यूनियन था भारत में, वो इस्टेब्लिश हुआ था बॉम्बे में, अब मुंबई कहा जाता है, 1980s में। तो इसका प्राइमरी गोल था कि हम वेलबिंग को इम्प्रूव करें किसके, वर्कर को, और जो उनके ग्रीवियंस है उसे एड्रेस करें। दोस्तों, ट्रेड यूनियन का एम ये था कि हम सपोर्ट प्रोवाइड करें वर्कर्स को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इशूज़ के साथ, जैसे लो वेज, लॉन्ग वर्किंग आवर, पुअर वर्किंग कंडीशन। जैसे इमेजिन कीजिए, वर्कर का ग्रुप है जिनको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, जबकि वो हजारस कंडीशन में काम कर रहे हैं। जो ट्रेड यूनियन 1890 में बना, दोस्तों मैं गलत बता रहा हूँ आपको, 1880 था, ठीक है, अभी मैंने बोला था आई थिंक इट वाज 1890, नॉट, मैंने आपको 1980 बोला, गलत बोला, 1890 है दोस्तों। तो ट्रेड यूनियन जो 1890 में बना दोस्तों, वो जो है वर्कर को ये सभी मेडिकल केयर का एक्सेस, दूसरे वेलफेयर एक्टिविटी का एक्सेस प्रोवाइड किया। दोस्तों, जब भारत जो है इंडिपेंडेंस का लड़ रहा था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से, तो नेशनल लीडर जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट प्रोवाइड किया ताकि ट्रेड यूनियन मूवमेंट का ग्रोथ हो सके। इन लीडर ने रिकॉग्नाइज किया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर वर्कर राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने सपोर्ट किया कि ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हो सके ताकि वर्कर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जब भारत इंडिपेंडेंस गेन कर लिया, मतलब भारत स्वतंत्र हो गया ब्रिटिश के राज से, तो ट्रेड यूनियन जो है पॉलिटिकली एफिलेटेड हो गए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा सपोर्ट किए गए। और दोस्तों, ट्रेड यूनियन का जो ग्रोथ है इंडिया में 1960 से 2000 में, वो इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला पॉलिटिकल पार्टी से, जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कितना इंपॉर्टेंस है कि वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करना और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, राइट। तो दोस्तों, आपको मैंने समझा दिया कि बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दोस्तों एक तरह का कन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों इंटरेस्ट में और वर्कर्स के गोल में और उनके एम्प्लॉयर में, जिस कारण से दोस्तों एक टेंस एटमॉस्फेयर होता है वर्क प्लेस में। यूनियन जो है ग्रुप वर्कर का एक समूह होता है जो कि एक साथ आते हैं ताकि बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए फाइट कर सकें, हायर वेज के लिए या दूसरे बेनिफिट्स के लिए। लेकिन एम्प्लॉयर कौन होते हैं दोस्तों? एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं और वो रेसिस्ट करते हैं वर्कर की डिमांड को, यदि उन्हें लगता है कि वो उनके बॉटम लाइन को हर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री पे वर्कर जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि वेज बढ़ाया जाए, ठीक है, तो एम्प्लॉयर रेसिस्ट कर सकते हैं डिमांड को, क्योंकि इस कारण से प्रॉफिट घट सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सोशल इनइक्वालिटी, ऑपरेशन, एजुकेशन लेवल, ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि मिलिटेंट मूवमेंट के ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग वर्कर जो एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। जो वर्कर सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ऑपरेशन फेस करते हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन उनको अपने राइट के लिए फाइट करना पड़ेगा मिलिटेंट एक्शन के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों, लिटरेसी का जो हायर लेवल है वो वर्कर को इनेबल करता है कि वो ऑर्गेनाइज हो, अपने डिमांड को आर्टिकुलेट कर सके इफेक्टिवली। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, जब उनको लगेगा कि उनको मिनिमम वेज से भी कम पैसा मिल रहा है तो वो एक स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि बेटर पे को डिमांड कर सकें, बेटर वर्किंग कंडीशन को डिमांड कर सकें। समझे बात को? यही सब चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों इस पार्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। चलिए, वेरी गुड दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों कुछ स्टेट्स में। ट्रेड यूनियन का जो मूवमेंट है अभी भी कुछ स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि मैं आपको नाम बताऊं सर्टेन स्टेट्स का, दोस्तों यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, जैसे कि जिसके पास मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और दोस्तों कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि नक्सलाइट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि माओइस्ट इंसर्जेंट होते हैं। दोस्तों, ट्रेड यूनियन जैसे कि INTUC। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेटमेंट बताया जा रहा है हमें दिलचस्प समझते हैं दोस्तों। यहाँ बताया जा रहा है कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है अभी भी स्ट्रॉन्ग है कुछ स्टेट्स में जिनके पास मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और जो नक्सलाइट एरियाज हैं जो कि माओइस्ट इंसर्जेंट है, जैसे INTUC, AITUC, ये इंपॉर्टेंट यूनियंस है इंडिया में जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स को अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज़। ओके, तो दोस्तों INTUC रिप्रेजेंट करता है पब्लिक सेक्टर के वर्कर को, AITUC रिप्रेजेंट करता है इन्फॉर्मल सेक्टर के वर्कर को, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि 3 मेजर ट्रेड यूनियन इंडिया में HMS, CITU और BMS। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि कुछ स्टेट लेवल यूनियन भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में BKS हैं। ये यूनियन दोस्तों प्रमोटेड होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। तो 2012 में दोस्तों डाटा है कि 16,612 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है भारत में, और जो टोटल मेंबरशिप है यूनियन का वो है 91.82 लाख। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि पास्ट में जो भारतीय बैंक थे वो बैंक का देखते हैं, बैंक में ट्रेड यूनियन का कैसा पोजीशन है। दोस्तों पास्ट में दोस्तों भारत में जो बैंक थे वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल के द्वारा खरीदा गया था, या इंडस्ट्रियल हाउस के द्वारा, और उनका वर्किंग कंडीशन जो बैंक एम्प्लॉय का था वो अच्छा नहीं था। एम्प्लॉय को लॉन्ग वर्किंग आवर फेस करना पड़ता था, लोअर वेजेस फेस करना पड़ता था, और पुअर वर्किंग कंडीशन फेस करना पड़ता था। जैसे जो बैंक टेलर हैं उनको 10 से 12 घंटा काम करना पड़ता था बिना किसी ब्रेक का, ठीक है, ये ऐसा सिचुएशन था। लेकिन दोस्तों फिर जो पुअर वर्किंग कंडीशन था और जो लो वेज था बैंक में, उससे एक फर्टाइल ग्राउंड मिला कि ट्रेड यूनियन को इमर्ज किया जाए। तो ट्रेड यूनियन आपको बताइए कि वर्कर के ग्रुप होते हैं जो कि एक साथ आते हैं ताकि बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए फाइट कर सकें, हायर वेज के लिए फाइट कर सकें। ट्रेड यूनियन का ये मतलब ही है, राइट, सो दैट दे कैन फाइट फॉर हायर वेजेस, बेटर कंडीशन। तो बैंक में दोस्तों एम्प्लॉय फील कर रहे थे एक्सप्लॉइटेड, अंडर वैल्यूड, ठीक है, जिस कारण से दोस्तों वो ट्रेड यूनियन को बनाए ताकि अपने राइट के लिए फाइट कर सकें। फिर दोस्तों बताया जा रहा है, थर्ड पॉइंट को समझिए, थर्ड पॉइंट को सुनिए क्या बताया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो इस वर्किंग कंडीशन का इशू था बैंक में, उसे सेंट ट्रिब्यूनल को रेफर किया 1949 में, 1949 में रिजोल्यूशन के लिए। सेंट ट्रिब्यूनल क्या था? एक बॉडी था जो कि सेटअप किया गया था ताकि वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सकें। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो ये आपको समझा गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, आइए डिस्कस करते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है बैंक में वो एक्टिव हुए और उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि ताकि राइट और इंटरेस्ट बैंक एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट कर सकें। ट्रेड यूनियन दोस्तों नेगोशिएट करते थे किसके साथ? ट्रेड यूनियन नेगोशिएट करते थे दे हैव, हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि ट्रेड यूनियनिज्म के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेड यूनियन जो है नेगोशिएट करते थे बैंक के मैनेजमेंट के साथ ताकि बेटर वर्किंग कंडीशन को सिक्योर कर सके, हायर वेज ले सकें और दूसरे बेनिफिट ले सकें एम्प्लॉय के लिए। दोस्तों जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर था ट्रेड यूनियन का बैंक में वही स्ट्रॉन्ग था और लगभग दोस्तों बैंक स्टाफ का 90% को कवर कर रहा था जो कि वर्कर थे। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड यूनियन जो है नेगोशिएट कर रहा था बैंक मैनेजमेंट के साथ ऑन द बिहाफ ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स, तो उनको लेवरेज मिल रहा था नेगोशिएशन में। दोस्तों इसके अलावा ऑफिसर्स एसोसिएशन था जो कि रिप्रेजेंट करता है बैंक के ऑफिसर्स को, इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, राइट, दे हैव आल्सो प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर बेटर पे बेनिफिट फॉर ऑफिसर। तो ऑफिसर दोस्तों हाई रैंकिंग एम्प्लॉय होते हैं बैंक में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन है और फेडरेशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में, जैसा कि आप AIBEA, NCBE, NOBW, NBEF, BEFI, तो ये सब बताया जा रहा है। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं अपने बैंक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एसोसिएशन भी हैं, जैसा कि नाम आप देख सकते हैं AIBOC, AIBOA, फिर दोस्तों आप देख सकते हैं NIBOC, NOBO। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ बैंक ऑफिसर अक्रॉस द कंट्री। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर भारत में अच्छा सैलरी एंजॉय करते हैं, अच्छा वर्किंग कंडीशन एंजॉय करते हैं, अदर बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन सभी यूनियन के स्ट्रगल के कारण हुआ। तो इनके इस यूनियन के स्ट्रगल को यहाँ समझाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है आपको कि PSBs के फंक्शनिंग के बारे में, यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दोस्तों भारत में वो वो दोस्तों पुअर सर्विस फेस कर रहे थे और टेक्नोलॉजी का स्लोअर एडॉप्शन था, क्योंकि दोस्तों यूनियन का जो स्ट्रेंज होल्ड था उनके फंक्शनिंग में। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि यहाँ बताया जा रहा है आपको कि दोस्तों कि यूनियन का जो है ग्रिप था, स्ट्रॉन्ग ग्रिप था कि जिस तरीके से PSB ऑपरेट होगा, और ये नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था दोस्तों किसे, ये नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था जो क्वालिटी ऑफ सर्विस वो बैंक प्रोवाइड कर रही थी अपने कस्टमर को। दोस्तों जो हमारे नए जनरेशन बैंक्स हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिनके पास कस्टमर फ्रेंडली सर्विस है, वो दोस्तों कैप्चर कर रहे थे एक लार्ज मार्केट शेयर को अपने अप्रोच के कारण। वो जो है बेटर सर्विस ऑफर कर रहे थे, यानी नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, नए जनरेशन बैंक जो है ज़्यादा बेटर सर्विस ऑफर कर रहे थे कस्टमर को और ज़्यादा बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे थे इसके कारण से। लेकिन दोस्तों 15 साल के बाद PSB ने कंप्यूटराइजेशन को कंप्लीट किया और अपने कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव किया। दोस्तों उन्होंने टेक्नोलॉजी को कॉटअप किया जो कि नई जनरेशन बैंक प्रोवाइड कर रहे थे और अब जो है बेटर सर्विस दे पा रहे हैं कस्टमर को। दोस्तों बताया जा रहा है कि यूनियन और वर्कर जो PSB में उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है, कि उन्होंने समझा कि यदि उनको कॉम्पिटिटिव रहना है बैंकिंग इंडस्ट्री में तो उनको अडेप्ट करना पड़ेगा चेंजिंग टाइम से और बेटर सर्विस ऑफर करना पड़ेगा अपने कस्टमर से। दोस्तों जो है एक एक्टिव रोल ले पा रहे हैं ये इंश्योर करने का कि बैंक जो है कॉम्पिटिटिव रहे, प्रॉफिटेबल रहे, वो वर्क कर रहे हैं अपने बैंक के सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए और नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि वो अपनी कॉम्पिटिशन में आगे रहें।
दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री एक क्रूशियल रोल प्ले करती है एक कंट्री के इकोनॉमी में, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल। दोस्तों यूनियन प्रोएक्टिवली वर्क कर रहा है इस गोल को, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडस्ट्री के लिए और कंट्री के लिए एज अ होल। दोस्तों आप जरा बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है और क्या क्या वीकनेस है ट्रेड यूनियनिज्म का बैंकिंग इंडस्ट्री में। चलिए सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। लेट डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट है। दोस्तों आपको बताया जा रहा है पहले पॉइंट में कि यूनियन जो है उसका एम ये होता है कि यूनिफाइड कोर्ट्स की तरह काम करें, फेयर, और दोस्तों फाइट फॉर फेयर एंड इक्वल प्ले फॉर ऑल एम्प्लॉय, और इंश्योर करें कि जॉब सिक्योरिटी अपने मेंबर के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि स्ट्रेटजिक अप्रोच के अंदर क्या आता है, जो यूनियन स्ट्रेटजिक अप्रोच यूज़ करती है इसके अंदर मिलिटेंट और प्रोएक्टिव एक्शन होता है, एज वेल एज पॉजिटिव एंड फ्रेटरनल एक्शन होता है। मिलिटेंट एक्शन के अंदर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, प्रोटेक्टिव एक्शन के अंदर लीगल एक्शन, ताकि आपका एम्प्लॉय के राइट को इम्प्रूव कर सकें। तो ये पॉजिटिव एंड फ्रेटरनल एक्शन के अंदर दोस्तों सपोर्ट हो सकता है, असिस्टेंट हो सकता है मेंबर को जब जरूरत पड़े, और कोलैबोरेटिवली वर्किंग करें मैनेजमेंट के साथ ताकि कॉमन गोल को अचीव कर सकें। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि यूनियन जो है यूनियन प्रेफर करती है कि मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करे ताकि अपना गोल अचीव कर सके, लेकिन वो यूज़ कर सकती है एग्रेसिव टैक्टिक्स यदि नेगोशिएशन फेल कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक यूनियन एक बेटर वर्किंग कंडीशन सीख कर रही है, तो पहले अटेम्प्ट करेगी कि मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करे, लेकिन यदि नेगोशिएशन फेल कर जाता है तो वो स्ट्राइक भी लिस्ट करवा सकती है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है वीकनेस, जो वीकनेस फेस किया जा रहा है ट्रेड यूनियन का, उसके अंदर क्या क्या वीकनेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला वीकनेस है दोस्तों यूनियन राइवलरी, फिर है पॉलिटिकल एफिलिएशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो यूनियन है भारत में उनको पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है, जिस कारण से कंपटीशन होता है, राइवलरी होता है यूनियन के बीच में, जो कि सपोर्ट करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जैसे मान लीजिए कि यूनियन है जो कि सपोर्ट कर रही है रूलिंग पार्टी को, वो ज़्यादा पावरफुल दिखेगी या इन्फ्लुएंशियल दिखेगी, जिस कारण से दूसरे यूनियन जो कि अपोजिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। समझ रहे बात को? तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, तो इसे कहा जाता है पॉलिटिकल एफिलिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डिफिकल्टी जो फेस करती है ट्रेड यूनियन वो ये है दोस्तों प्रोलिफरेशन। इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ कि इसका मीनिंग ये हुआ कि भारत में दोस्तों बहुत सारे ट्रेड यूनियन है, ठीक है, जिस कारण से दोस्तों कभी कभी यूनियन का प्रोलिफरेशन होता है और मेंबरशिप का फ्रेगमेंटेशन होता है। इसका जैसे एग्जांपल देखिए, इस कारण से दोस्तों छोटे छोटे और इरेगुलर मेंबरशिप हो जाते हैं इंडिविजुअल यूनियन में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वर्कर जो है एक नेशनल यूनियन से बिलोंग करेगा और लोकल यूनियन से बिलोंग कर रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। फिर दोस्तों थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है, थर्ड जो डिफिकल्टीज़ है वो ये है दोस्तों कि जो भारत में वर्कर्स जो हैं वो एफ्रेड हो सकते हैं कि यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहते, डर लगता है उन्हें, क्योंकि दोस्तों उनको डर लगता है कि रिटेलिएशन का फियर है, उनको विक्टिमाइजेशन का फियर है एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉयर जो है यूनियनाइजेशन को देखते हैं थ्रेट अपने अथॉरिटी के लिए, और वो एक्शन ले सकते हैं वर्कर के अगेंस्ट जो कि यूनियन ज्वाइन करना चाह रहा है, जैसे कि वो प्रमोशन डिनाई कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्कर है, उसने यूनियन ज्वाइन किया, वो दोस्तों प्रमोशन के लिए पास ओवर हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा वर्कर है जो कि यूनियन ज्वाइन नहीं किया, उसे प्रमोट कर दिया गया, तो ये एक दोस्तों डिसइंसेंटिव क्रिएट करता है वर्कर को कि वो यूनियन ज्वाइन करे, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा यूनियन को कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं कि और क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है। फिर देखिए क्या होता है दोस्तों, भारत में बहुत सारे अलग अलग ट्रेड यूनियन है, वर्कर्स हैं, तो वर्कर चूज़ कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा यूनियन में ज्वाइन कर लें। इस कारण से दोस्तों प्रॉब्लम हो जाता है। किस तरह का प्रॉब्लम होता है कि बेनिफिट का और रिकॉग्निशन का, क्योंकि वर्कर श्योर ही नहीं हो पाते हैं कि किस यूनियन को सपोर्ट दिया जाए और किससे बेनिफिट रिसीव किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक वर्कर है, वो एक नेशनल यूनियन का भी मेंबर है, एक लोकल यूनियन का भी मेंबर है, तो ना ही तो दोस्तों दोनों में से कोई यूनियन जो है एडुकेट सपोर्ट उसे प्रोवाइड नहीं करेगी, बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी। फिर दोस्तों दूसरा दिक्कत ये है कि जो चेक ऑफ फैसिलिटी होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एम्प्लॉय डिडक्ट करता है यूनियन ड्यूज़ फ्रॉम द एम्प्लॉयर सैलरी, यानी एम्प्लॉय के सैलरी से यूनियन का जो ड्यूज़ है वो डिडक्ट होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है चेक ऑफ फैसिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि और उसको क्या करता है, वो ड्यूज़ को डिडक्ट करके कहाँ फॉरवर्ड करता है, यूनियन को फॉरवर्ड करता है। ये जो प्रैक्टिस है ना दोस्तों, ये कॉमन है, ये प्रैक्टिस कॉमन है यूनियनाइज इस्टेब्लिशमेंट में भारत में, और ये इंश्योर करता है कि यूनियन ड्यूज़ को रेगुलरली पे किया जाए, एक्यूरेटली पे किया जाए। फिर दोस्तों फिर बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि कुछ केसेस में एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना पड़ता है रिटर्न ऑथराइजेशन चेक ऑफ फैसिलिटी के लिए, ताकि यूनियन ड्यूज़ को डिडक्ट करे अपने सैलरी से। ये इंश्योर करता है कि डिडक्शन जो ऑथराइज है और लेजिटिमेट है और किसी भी डिस्प्यूट को या मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करता है। दोस्तों जो चेक ऑफ फैसिलिटी है वो यूनियन को प्रोवाइड करती है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अपने मेंबरशिप के बारे में, क्योंकि एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होगी कि वो यूनियन के ड्यूज़ डिडक्ट करे और उसे पास कर दे यूनियन को। ये इंश्योर करता है कि यूनियन के पास अप टू डेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन रहेगा अपने मेंबरशिप के बारे में, जिसको यूज़ किया जा सकेगा नेगोशिएशन और रिकॉग्निशन के बारे में।
दोस्तों जो चेक ऑफ फैसिलिटी होता है ये एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट देता है, यूनियन को भी बेनिफिट देता है, क्योंकि इससे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है यूनियन के मेंबरशिप के बारे में, ट्रेंड के बारे में। यूनियन के लिए क्या बेनिफिट्स है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज किया जा सकता है अपने रिकॉग्निशन के क्लेम के लिए, नेगोशिएशन के क्लेम के लिए। लेकिन एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिट है, ये इंश्योर करता है कि वो अवेयर रहे यूनियन के मेंबरशिप के बारे में और वो नेगोशिएट कर सकता है यूनियन से इफेक्टिवली। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि अमेंडमेंट क्या क्या आया है। तो जो वर्कमैन और ऑफिसर एम्प्लॉय के जो डायरेक्टर हैं नेशनलाइज बैंक में, ये रिसेंटली अमेंड किए गए हैं ताकि आप समझ सकें कि चेक ऑफ सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है। चेक ऑफ सिस्टम एक प्रैक्टिस होता है दोस्तों किसी यूनियनाइज एस्टेब्लिशमेंट में, जहाँ पे एम्प्लॉयर यूनियन के ड्यूज डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉय के वेज से और उसे पास करते हैं यूनियन को। तो अमेंडमेंट को डिवाइस किया गया है इंटरनल मैकेनिज्म के रूप में ताकि मेंबरशिप फिगर को यूज कर सके, ताकि मेजोरिटी यूनियन या एसोसिएशन को वेरीफाई कर सके। ठीक है, ये अमेंडमेंट लाया गया है। तो दोस्तों मैं एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। यदि आपको इस तरह के वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं ट्राई करता हूँ कि जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं आपके सामने, जो कि हमारे PDF कोर्स में है, ये आपके मैकुलन बुक से लिखे गए हैं और सब आप मैकुलन बुक पढ़ने जाएंगे तो यही चैप्टर दोस्तों आपको 50 पेज में मिलेगा और मैंने उसको आपके शॉर्ट करके 10 से 12 पेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो आपको पॉइंट वाइज नोट्स मिल रहा है। दूसरी बात दोस्तों, आपको मैं समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ, एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आप MCQ सॉल्व करेंगे, मोर देन एनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने अमेंडमेंट की बात कर रहे थे। तो चेक ऑफ फैसिलिटी क्या होता है दोस्तों, एक प्रैक्टिस है यूनियनाइज एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है डिडक्ट करते हैं यूनियन के ड्यूज को एम्प्लॉय वेजेस से। तो अमेंडमेंट को डिवाइस किया गया इंटरनल मैकेनिज्म में ताकि मेंबरशिप फिगर को यूज किया जा सके मेजोरिटी यूनियन को वेरीफाई करने के लिए। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि एक वेरीफाइबल डेटा अवेलेबल है चेक ऑफ सिस्टम के माध्यम से, लेकिन फिर भी ट्रस्ट का लैक होता है दोस्तों एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में। जब भी डिस्प्यूट होगा तो लेबर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होगी, वो स्टेप इन करेगी और मेंबरशिप को वेरीफाई करेगी ताकि इशू को रिजॉल्व कर सके। दोस्तों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक लॉ होता है जो कि लेबर डिस्प्यूट को गवर्न करता है भारत में। ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि आप डिस्प्यूट को सेटल कर सके जो कि चेक ऑफ सिस्टम से रिलेटेड है और दूसरे इशू से रिलेटेड है जो कि लेबर डिस्प्यूट से है। ये मैकेनिज्म का एम ये है दोस्तों कि आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके पार्टीज़ के बीच में, तो इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। दोस्तों आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को ध्यान से। बताया जा रहा है दोस्तों कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था भारत में वो ओवरनाइट नहीं हुआ, इसका रूट था हिस्ट्री में। ये दोस्तों स्टार्ट हुआ था कब, ये स्टार्ट हुआ था इन रिस्पॉन्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एंड देयर स्ट्रगल फॉर बेटर वेजेज एंड वर्किंग कंडीशन। तो दोस्तों ये स्टार्ट क्या कब हुआ था, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जब ब्रिटिश का जो कॉलोनियल सिस्टम था ना, ठीक है, जहाँ पे वर्कर को बहुत कम वेज दिया जाता था, उनको लंबे लंबे घंटों तक काम करवाया जाता था। इस कारण से क्या हुआ कि जो हमारे बहुत सारे लेबर यूनियन का फॉर्मेशन हुआ अपने, जो कि फाइट कर रहे थे अपने राइट के लिए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट में कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है बैंकिंग सेक्टर में, इसे एनालाइज किया गया और ये देखा गया दोस्तों कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूनियन फेस करते हैं। इसके अंदर इशूज़ आते हैं जैसे कि इनएडिक्वेट वेज, लॉन्ग वर्किंग आवर और दोस्तों बेटर वर्किंग कंडीशन का नीड। फिर थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि दोस्तों बहुत सारे ट्रेड यूनियन है भारत में और ये एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस कि कैसे आप ट्रेड यूनियन को फॉर्म करेंगे, कैसे उसका फंक्शनिंग होगा। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि एम्प्लॉयर हो और यूनियन हो, इनका अलग अलग गोल होता है, इनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको कभी कभी वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर चाह रहा है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और कॉस्ट को मिनिमाइज करें, लेकिन यूनियन चाह रही है कि बेटर वेज दें और बेटर वर्किंग कंडीशन दें अपने वर्कर के लिए। फिर फिफ्थ पॉइंट में बताया जा रहा है दोस्तों कि एम्प्लॉयर चाहते हैं कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क वर्कर के द्वारा करवाएं, ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको जितना कम रख सके उतना कम रखें। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयर वर्कर को हायर कर रही है लोअर वेजेस पे, तो वो ऐसा क्यों कर रही है, अपने कॉस्ट को कम कर रही है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है। ये दोस्तों आपको प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा हूँ। फिर दोस्तों थर्ड नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है आपको कि जो यूनियन है ना वो वर्क करती है, वो इंश्योर करती है दोस्तों कि वर्कर को फेयर वेज मिले, रिजनेबल आवर वो काम करें, उनके पास पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट हो, कोई नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट नहीं काम करे। ये कौन इंश्योर करता है दोस्तों, हमारा ट्रेड यूनियन। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक बैंक यूनियन है, वो नेगोशिएट करेगी बैंक के मैनेजमेंट के साथ ताकि सैलरी बढ़ाया जाए वर्कर का, ठीक है, और क्या किया जाए, उसके बाद दोस्तों उनके वर्किंग आवर को कम किया जाए। फिर दोस्तों शुरू में जो है एम्प्लॉयर जो थे वो यूनियन को देखते थे ट्रबल मेकर के रूप में, जो कि केवल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए। जैसे मान लीजिए कि यूनियन स्ट्राइक पे चला गया तो बहुत सारा दिक्कतें आती थी बैंक के कस्टमर को, क्योंकि सर्विस जो है अवेलेबल नहीं होते थे जब तक स्ट्राइक चल रहा है तब तक। लेकिन दोस्तों अब जो यूनियन है बैंकिंग इंडस्ट्री में, इन्होंने रियलाइज़ किया है कि जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का वो क्रूशियल है ताकि
फास्टर और एफिशिएंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैकेनाइजेशन की ज़रूरी है और कंप्यूटराइजेशन की ज़रूरी है ताकि सर्विस को इंप्रूव कर सकें। दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक तरह का लोन होता है जो कि बैंक देती है, लेकिन उसे बोरोवर रिपे नहीं करता, जिस कारण से बैंक के लिए नेट लॉस हो जाता है। ये सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक का भारत में। तो इस बैंक को रिवाइव करने के लिए सरकार ने कुछ पैकेज लाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये सब्जेक्टेड होता है एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट, बैंक मैनेजमेंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव यूनियन। तो दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट है वो इंश्योर करता है कि जितने भी पार्टीज़ हैं सभी का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और बैंक का रिवाइवल सक्सेसफुल हो। जैसे मान लीजिए कि एग्रीमेंट के अंदर हो सकता है कि हम प्रोविज़न करेंगे अच्छे कस्टमर सर्विस का, एनपीए कम करने का और इंश्योरिंग जॉब सिक्योरिटी फॉर बैंक एम्प्लॉय। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको एक चीज़ समझा रहा है दोस्तों। तो यदि आपको इस तरह के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है सभी यूनिट्स के लिए, जिसमें एक चीज़ को ध्यान से समझाया जाए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है आपको कि यूनियन ने रियलाइज़ किया है कि जो बेटर कस्टमर सर्विस है वो, मतलब यूनियन ने ये इस बात को समझा है कि एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, इससे क्या होगा कि बैंक को बिजनेस आएगा। मतलब कि कस्टमर जो है उस बैंक के सर्विस को यूज़ करेंगे, बैंक के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे जो उनको लगता है कि जिस कस्टमर को लगता है कि ये बैंक उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रही है, उनकी एम्प्लॉय उसको अच्छे से ट्रीट कर रही है, उसकी मैनेजमेंट उसे अच्छे से ट्रीट कर रही है, तो कस्टमर उसी सर्विस को यूज़ करेंगे। पहले क्या थे, एम्प्लॉयर जो थे वो यूनियन को एक ट्रबल मेकर देखते थे, मैंने बताया आपको। फिर देखिए बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि 100% कंप्यूटराइजेशन। ओके, सो लेट्स डिस्कस। एक एग्रीमेंट हुआ, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो यूनियन और मैनेजमेंट ने एग्री किया कि चलो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि कोर बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग, कंप्लीटली कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन। पहले तो यूनियन नेगलेक्ट कर रहे थे कि इस चीज़ को कि नहीं, कंप्यूटराइजेशन के कारण दिक्कत होगा, लेकिन फिर दोस्तों बैंक ने ये यूनियन ने एग्री किया कि चलो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोर बैंकिंग को, एनीवेयर बैंकिंग को, कंप्लीटली कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने एग्री किया कि हम सेंट्रलाइज करें बैक ऑफिस फंक्शन को, जो बैक ऑफिस फंक्शन होता है बैंक का, उसे सेंट्रलाइज करें और वीआरएस को इंप्लीमेंट करें, वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम। तो यूनियन ने ये भी एग्री किया कि हम शिफ्ट करें मेरिट को रिवार्ड करने का, मतलब एम्प्लॉय को रिवार्ड किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस पे और प्रोडक्टिविटी पे। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि यूनियन ने सक्सेसफुली नेगोशिएट किया वेज इंक्रीज बैंक एम्प्लॉय के लिए 10th और 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। ये सेटलमेंट प्रोवाइड करता है 15% वेज अक्रॉस द बोर्ड, मतलब कि प्रत्येक एम्प्लॉय को 15% सैलरी इंक्रीज़ हुआ। दोस्तों भारतीय सरकार प्लान कर रही है कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करें। इसका मतलब दोस्तों कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट है इन सभी बैंकों का, वो गवर्नमेंट से प्राइवेट एंटिटीज़ में जाएगा। ये कंप्लीटली चेंज कर देगा इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनेरियो को बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि दोस्तों जो नए ऑनर होंगे उनका अलग गोल होगा, उनका अलग ऑब्जेक्टिव होगा देन द गवर्नमेंट, जो कि इंपैक्ट कर सकता है यूनियन और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशनशिप को। दोस्तों फिर बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा 2009 का इकोनॉमिक रिसेशन था, इसका मतलब क्या हुआ, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दोस्तों, जिसने बहुत सारी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट किया था। कब आया था? 2009 में आया था, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो 2009 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारे बैंक जो है वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में इंडल्ज हो गए, जिस कारण से वो अपने रिस्क को एसेस नहीं कर पाए क्लियरली, ठीक है। और दोस्तों उन्होंने अपने मीन से ज़्यादा खर्चा कर दिया, जितना उनका लिमिट था उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया, जिस कारण से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गए और बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, जिस कारण से दोस्तों इस बात को रियलाइज़ किया गया कि बैंक को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, रिस्क को इफेक्टिवली एसेस करना पड़ेगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसका मतलब वैसा बैंक जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने खरीदा है। तो 2009 के इकोनॉमिक रिसेशन में ये सब भारतीय जो PSBs थे वो इस क्राइसिस को विथस्टैंड कर पाए, और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक को जो है अपने एम्प्लॉय को छोड़ना पड़ा, ठीक है, छोड़ दिए। ये शो करता है कि PSB अच्छी तरह से प्रिपेयर थे कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल कर सकें देन प्राइवेट बैंक। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन चेंजिंग सिनेरियो है भारत में, इसका मतलब कि जो हमारा वर्कर और एम्प्लॉयर है इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वर्कर का एक्सपेक्टेशन अलग है एम्प्लॉयर से, जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक शिफ्ट हो रहा है इंडिविजुअल ऑनरशिप से कॉर्पोरेट ऑनरशिप में। इस कारण से दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन को जिस तरह से चेंज हो रहा है, जिस तरह से मैनेज किया जाए। दोस्तों पास्ट में क्या था कि मैनेजमेंट का बार्गेनिंग पावर था, मतलब कि एम्प्लॉय जो है उनके मे नॉट हैव देयर ग्रीवियांस एड्रेसल एडिक्वेटली। मतलब बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय का जो भी ग्रीवियांस है उसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जाता था। लेकिन दोस्तों एम्प्लॉय के ग्रीवियांस को एड्रेस करना क्रूशियल है, क्योंकि इस कारण से बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, समझे। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रूशियल है ताकि बैंक सक्सेसफुल हो सके। अब जरा हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंसेप्ट को देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है।
कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब ये होता है कि कैसे एम्प्लॉय यानी कि वर्कर और एम्प्लॉयर यानी कि मैनेजमेंट इंटरेक्ट करें आपस में किसी वर्क प्लेस में। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ आता है, वेजेज, वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। और मॉडर्न टाइम में दोस्तों ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट एंड चेंजिंग सोशल वैल्यूज़। तो ये इसीलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है, मॉडर्न सिनेरियो में। अब दोस्तों जब कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का अच्छा रिलेशन होगा, इस कारण से क्या होगा, बेटर वर्क इन्वायरमेंट होगा, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, ओवरऑल हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, राइट। ये ज़रूरी है दोस्तों दोनों पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना और एक साथ काम करना, ठीक है, ताकि कॉमन गोल के प्रति। दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन में दो वर्ड है, इंडस्ट्री और रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्री का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस, रिलेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर। इंडस्ट्री मतलब क्या हुआ, वर्क प्लेस। रिलेशन मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेक्शन हो रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। इसके अंदर दोस्तों टर्म्स आता है, कंडीशन आता है एम्प्लॉयमेंट का, वर्क प्लेस सेफ्टी का, ग्रीवियंस हैंडलिंग का। इसके अंदर दोस्तों मैनेज कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, कंसर्न को एड्रेस करना, इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करे स्मूथली। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर जो कि सबके लिए अवेलेबल था। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद।